हेलो दोस्तों, मैं सनाया सेटर में आप लोगों को स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, मैं लगभग 175 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। कोई भी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को अपने से जवाब देने की कोशिश करिएगा। चलिए, आप लोग को पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मैं पूरा स्पीड में चलूँगा, आप लोग रिविजन करते चलिएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु का। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वायु में, जल में, थल में या पर्वतों पर। तो जल में हुआ था। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो जल में। ऐसा देश पूछता है तो अफ्रीका महादेश माना जाता है। किसको? अफ्रीका महादेश को माना जाता है। कोशिका सिद्धांत देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? कोशिका सिद्धांत देने वाले पहले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एंड स्वान ने। कौन थे ये थे? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी मानव कोशिका आपका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी मानव कोशिका है। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नल और रुस्का ने। नल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए का संश्लेषण करता है तो राइबोसोम में होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली आप लोगों को बनाता है लिपिड और प्रोटीन का। किसकी होता है? लिपिड और प्रोटीन का। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का। पौधे की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? पौधे की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो पौधे का कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेलुलोज। क्या है जी? सेलुलोज। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली से घिरी कोशिकांग है। कोशिका झिल्ली से घिरी कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक या उपयुक्त सभी? कोशिका झिल्ली से घिरी कोशिकांग क्या है? तो आप लोग को सभी है जी। क्या है जी? सभी है। यह होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या केंद्रक। सभी है जी कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग। अगर कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या लाइनोसोम। तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। एक लाइक जरूर बनता है जी आप लोग के लिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइबोसोम द्वारा। किसको किया जाता है? राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण होता है आप लोग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? ऊर्जा का इकाई है, अम्ल का भाग है, शर्करा का भाग है, एक लवण है। एटीपी आप लोग को बता दे रहे हैं कि एटीपी एक ऊर्जा का इकाई है। किसका है? ऊर्जा का इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है ईआर को, कि लाइसोसोम को, या केंद्रक को, या सेंट्रोसोम को। आप लोग आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है? तो आप लोग कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए,
आगे क्वेश्चन है, कोशिका नियंत्रण कक्ष, कोशिका नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? कोशिका नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? तो कोशिका नियंत्रण कक्ष कहा जाता है आपको केंद्रक को। किसको कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका नियंत्रण कक्ष किसका जाता है? तो केंद्रक को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46 गुण। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो कितनी जोड़ी कहता है तो आप लोग के लिए हो जाएगा 23 जोड़ी। कितना हो जाता है? 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी हो जाएगा? 23 जोड़ी। चलिए, विषाणु वृद्धि करती है, विषाणु वृद्धि करती है तो किस कोशिका में? तो जीवित कोशिका में। किस कोशिका में करती है जी? तो जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊतकों को कृत्रिम माध्यम से वृद्धि को क्या कहते हैं? कोशिका या ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहते हैं? कोशिका या ऊतकों के कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टिश्यू कल्चर या हार्टिकल्चर। इनसे कोशिका या ऊतकों के कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है क्या? इनमें से लैक्रिमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो इसमें लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? तो आंसू स्रावित करती है। आगे है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे की। कहाँ होती है? तलवे की। चलिए, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक बना होता है? तो ऊँट का कुबड़ बना होता है किस ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का कुबड़ बना होता है वसीय ऊतक का। किसका बना होता है जी? वसीय ऊतक का बना होता है। आप लोग को अगर एक क्वेश्चन अच्छा लगता होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन अगला है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना % होती है? तो मानव शरीर में लगभग 75% क्या होता है जी? जल होता है। कितना %? 75% जल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार आपको स्टार्च, किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचती है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचती है? तो छोटी आंत में पचती है। किसमें? छोटी आंत में पचती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्जलीकरण में बच्चे के शरीर में साधारणतः किसकी कमी हो जाती है? तो निर्जलीकरण में मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? साधारण नमक या जल की। किसकी हो जाती है? साधारण नमक या जल की कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, पानी की या वसा की? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है पानी। क्या पाई जाती है? पानी, लगभग 75%। चलिए आगे क्वेश्चन है कि शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक कौन है? प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट या वसा चाहिए? तो मनुष्य की वृद्धि के लिए सबसे अधिक चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन। सबसे अधिक दालों में प्रोटीन पाई जाती है, जैसे सोयाबीन सब है ना, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। और ऊर्जा के लिए चाहिए तो आपको विटामिन है, वसा में ऊर्जा मिल जाती है, आपको विटामिन है। शरीर में बहुत सारे विकार या मतलब जो भी शरीर के विकास विकास के लिए कोई संक्रमण बीमारी से लड़ने के लिए अनेक प्रकार से विटामिन की जरूरत पड़ जाती है शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊतकों का निर्माण एवं टूटने फूटने पर उसकी मरम्मत का कार्य संपन्न होती है कहाँ पर? प्रोटीन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट वसा द्वारा, फास्फोरस द्वारा। टूटने फूटने, ऊतकों के निर्माण या टूटने फूटने से उनका मरम्मत का संपन्न कहाँ किसके द्वारा होता है? तो उसका संपन्न किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन सबसे अधिक होती है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में। हम लोग बताए थे कि प्रोटीन सबसे अधिक किस पाई जाती है? तो सोयाबीन में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है? तो 20 को। कितने पड़ती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, आप लोग अगर क्वेश्चन अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, निम्नांकित भोजन में किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नांकित भोजन में
किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वसा से। अगर जल्दी ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा वसा उत्तक की अधिकता के कारण होता है। जिस बच्चे या बूढ़े जवान या कोई महिला हो या पुरुष हो उसमें वसा उत्तक की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप लोग मोटापा भी बढ़ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन लिख रहा है हड्डियों एवं दांतों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपस्थित होता है। तो हड्डियों और दांतों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा एक थका हुआ पहलवान पुनः शक्ति प्राप्त कर सकता है? तो सबसे अधिक जल्दी थका हुआ पहलवान जल्दी अगर शक्ति प्रदान कर सकता है तो कार्बोहाइड्रेट। उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा तो रहते वो ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में हो जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है? इनमें कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत मात्रा में पाई जाती है? लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम या सोडियम? तो कैल्शियम हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सी रोग होती है? तो भोजन में लौह की कमी से होता है एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। भोजन में आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां। क्या है? हरी सब्जियां या पालक लोग है उसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है वह समानता रोगी होगा। मनुष्य जो केवल दूध, अंडे या रोटी के भोजन पर रहता है वह समानता किसकी कमी उसमें पाया जाता है? तो किसकी कमी पाया जाएगा जी? तो आप लोग को अस्कार विटामिन सी की कमी हो जाएगा। किसकी कमी हो जाएगा? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। किसमें होती है? तो त्वचा में होता है। किसमें होता है? तो त्वचा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। कौन है? बी और सी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो सी हो जाता है। कौन हो जाता है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन कौन सा ऐसे रहेगा? तो आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? किसमें अधिक विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में। किसमें पाया जाता है जी? तो गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए किस विटामिन की कमी से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है जी? तो विटामिन ए की कमी से होता है आप लोग को रिकेट्स बीमारी होता है जी। रिकेट्स कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स बीमारी होता है। कट गया है जी। चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। अगर आप लोग को अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मछली के शरीर की बनावट होती है। मछली की शरीर की बनावट होती है तो मछली की जो शरीर की बनावट होती है वो नौकाकार के होता है। कैसा होता है जी? नौकाकार के होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों में, न कि जंतु में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार के चिपचिपा रहता है? हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है? तो आप लोग को हाइड्रा होता है किस अंग के सहारे क्या होता है? चिपका होता है। तो अधः स्थल द्वारा। किसके होता है? अधः स्थल द्वारा। चलिए हाइड्रा का शरीर कैसा होता है जी? हाइड्रा का शरीर कैसा होता है? तो हाइड्रा का शरीर होता है बेलनाकार। कैसा होता है जी? बेलनाकार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडरेटा समुदाय के जंतुओं में देह भित्ति कितने स्तर की बनी होती है? सिलेंडरेटा के समुदाय के जो जंतु होते हैं देह भित्ति कितने स्तर की बनी होती है? एक स्तर के, द्विस्तर के, त्रिस्तर के या 4 स्तर के?
तो आपको हो जाएगा द्विस्तर के। कितने स्तर के? द्विस्तर। फीता कृमि का शरीर कैसा होता है जी? फीता कृमि का शरीर होता है आप लोग का, होता है चिपटा होता है जी। कैसा होता है? चिपटा होता है फीता कृमि का शरीर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फीता कृमि मनुष्य के किस अंग में रहता है? फीता कृमि मनुष्य के किस अंग में रहता है? तो फीता कृमि अमाशय में रहता है, यकृत में रहता है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में रहता है? तो फीता कृमि आप लोग को होता है बड़ी आंतों में। किस में होती है? बड़ी आंतों में। निम्न में से किस क्रिया द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है? निम्न में से किस क्रिया द्वारा जीवों में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि, प्रजनन, पोषण या श्वसन? तो प्रजनन विधि द्वारा। प्रजनन द्वारा क्या हो जाता है? आप लोग जीवों की वृद्धि होती है। इनमें से कौन सा सजीव नहीं है? इनमें से कौन एक सजीव नहीं है? चलती हुई गाड़ी, गमले में लगा पौधा, अमीबा या कुकुरमुत्ता? तीन होता है गमले में लगे पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो जीव विज्ञान में किसका जाता है? नहीं है जी, नहीं पूछा है आप लोग से, सॉरी आप लोग से नहीं पूछा है, तो आपका चलती हुई गाड़ी हो जाएगी इसमें। जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान में किसकी अध्ययन की जाती है? तीन है जंतु और पौधे दोनों की। किसकी जाती है? जंतु और पौधे दोनों की जाती है, जीव विज्ञान में अध्ययन की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा किससे बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा किससे बनाई जाती है? तो शैवाल से, कवक से, लाइकेन से? इसमें से कोई नहीं। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा किससे बनाई जाती है? तो कवक से। किससे बनाई जाती है जी? कवक से। कवकों में कौन सा पदार्थ संचित होता है? कवकों में कौन सा पदार्थ संचित होता है? तैलीय कण, ग्लाइकोजन, दोनों? इनमें से कोई नहीं। कवकों में कौन सा पदार्थ संचित होता है? तो आपका है दोनों, तैलीय और ग्लाइकोजन। तैलीय लवण और ग्लाइकोजन संचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायरस माने जाते हैं, वायरस माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के मध्य कड़ी को। वायरस किसको माना जाता है? सजीव और निर्जीव के कड़ी को हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। चलिए आप लोग को अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आर्थ्रोपोडा नहीं है? इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा नहीं है? तिलचट्टा, केकड़ा, मकड़ी या छिपकली? इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा नहीं है? तो छिपकली। क्या नहीं है? छिपकली नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा पेड़ है? इनमें से कौन एक पेड़ है? गोभी, मूली, आम या चुकंदर? आम हो जाएगा, कंफर्म जान रहे हैं। फूल के आवश्यक जनन अंग होता है, फूल के आवश्यक जनन अंग होते हैं उमंग और जायांग। उमंग और जायांग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी से पौधे के लिए खनिज लवण तथा जल प्राप्त करना किसका काम है? मिट्टी से पौधे के लिए खनिज लवण तथा जल प्राप्त करना किसका काम है? टहनी का, जड़ का, तना का या पत्तियां का? कौन हो जाएगा? जड़। भोजन बनाने का कार्य पौधे किस अंग होता है? तो पत्ती में होती है जी। किस में होती है? पत्तियों में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस जड़ द्वारा पौधे गैस का आमागमन होता है? किस जड़ द्वारा पौधे में गैसों का आमागमन होता है? तो आप लोग हो जाएगा श्वसन मूल द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन मूल द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है जी? इनसे कोलेस्ट्रॉल क्या है? मोनोसैकेराइड, स्टेरॉन या प्रोटीन? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कोलेस्ट्रॉल है। इनमें से कोलेस्ट्रॉल कौन है? तो इसमें हो जाएगा स्टेरॉम। स्टेरॉम। किस पौधे की रूपांतरण से जड़ खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है? किस पौधे के रूपांतरित जड़ खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है? इसे किसका हम लोग खाद्य के रूप में, जड़ के रूप में खाते हैं जी? तो हो जाएगा कुछ चुकंदर। क्या हो जाएगा? चुकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे की रूपांतरित जड़ें सब्जियों के रूप में खाया जाता है? इनमें कौन सा है जो सब्जी के रूप में हम लोग खाते हैं? तो आपको मूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूली। इनमें से किसके द्वारा पौधे की मिट्टी से भोजन प्राप्त होती है?
किसके द्वारा पौधे के मिट्टी से भोजन प्राप्त होता है? मूल गोब, मूल रोम, पत्तियां या ताना? मीन्स कौन से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पौधे के मिट्टी से भोजन प्राप्त होता है? इसमें हो जाएगा मूल रोम। क्या होता है? मूल रोम। आगे क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन क्रिया में आप लोग को पौधे अगर श्वसन करती है तो ऑक्सीजन ग्रहण करती, ऑक्सीजन छोड़ती है पौधे। अगर हम लोग मनुष्य कोई ग्रहण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो अगर पौधे के लिए और मनुष्य के लिए एक दूसरे के विपरीत कड़ी बना होता है। चलिए, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप लोग के लिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आते रहता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि क्लेडोनिया किस वर्ग के पौधा है? क्लेडोनिया किस वर्ग के पौधा है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, लाइकेन? तो क्लेडोनिया किस वर्ग का पौधा है? तो क्लेडोनिया किस वर्ग का पौधा है? तो क्लेडोनिया आपको लाइकेन है जी। क्या है? लाइकेन है। क्लेडोनिया क्या है? लाइकेन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कुनैन किससे तैयार की जाती है? कुनैन किससे तैयार की जाती है? सिनकोना के छाल से। किसके साथ है जी? सिनकोना के छाल से। इनमें कौन सा रूपांतरित ताना नहीं है? इनमें कौन ताना नहीं है? तो चुकंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुकंदर एक ताना नहीं है, ये सब जड़ है। चुकंदर क्या है? जड़। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा काम जड़ द्वारा पौधे में नहीं किया जाता है? इनमें कौन सा काम जड़ द्वारा पौधे में नहीं किया जाता है? भोजन बनाना। जड़ का काम इस पे कौन सा नहीं है जी? इनसे साफा दिख रहा है कि भोजन बनाना। क्या हो जाता है? पत्तियों में भोजन बनती है। पेड़ पौधे की पत्तियों में भोजन बनती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है जी? इनमें से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या निमेटोज? में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? तो आपको बैक्टीरिया हो जाएगा जी। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसको जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। सबसे अधिक पत्ती किसकी होती है? सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? पीपल के, बट की, के जायंट वाट लिली के, क्या नीम की? सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? तो सबसे बड़े पत्ती होते हैं जायंट वाटर लिली के। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आलू में कौन सा जैव पदार्थ होता है? तो आलू में कौन सा जैव पदार्थ होता है? तो आलू में शर्करा होता है, वसा होता है, मंड या इनमें से कोई नहीं। आलू में कौन सा शर्करा पदार्थ होता है? तो शक्कर होता है जी। कौन होता है? शक्कर पाया जाता है शर्करा पदार्थ रूप में कौन सा जैव पदार्थ पाया जाता है? उपयोगी कीड़ा। उपयोगी कीड़ा है घरेलू मक्खी, लाह का कीड़ा, मच्छर या टीडा? तो उपयोगी कीड़ा है। तो उपयोगी इनमें से कीड़ा कौन हो सकता है? तो लाह की कीड़ा। क्या है जी? लाह की कीड़ा एक क्या है जी? उपयोगी कीड़ा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी जंतु जल में रहता है। कौन ऐसा स्तनधारी जंतु जो जल में रहता है? कछुआ है, व्हेल है, व्हेल मछली है, मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है? तो समुद्र में रहने वाला एक जल में रहने वाला स्तनधारी है तो व्हेल मछली। केवल रात में जो कीड़ा निकलता है उसे क्या कहते हैं? तितली, मौत, घरेलू मक्खी, खटमल? तो रात में निकलने वाला जो इसमें कीड़ा है वो है खटमल। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि खाने में खाने वाला रूपांतरित जड़ है। इनमें से कौन सा जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं जड़ है? वो है आपको मूली। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हैजा रोग के जीवाणु का वाहक है। हैजा रोग जीवाणु का वाहक है। तो हैजा जीवाणु के वाहक हो जाता है आप लोग का मक्खी होता है। कौन होता है? मक्खी। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आता हूँ। खासकर साइंस आर्ट्स है सब्जेक्ट है ना, उसे लेकर आता रहता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के जीवाणु का वाहक है। मलेरिया रोग के जीवाणु का वाहक कौन है? तो खटमल, मच्छर या मक्खी या पिप्स? यह हो जाएगा मच्छर, पिसू। तो इसमें हो जाएगा जी मच्छर। मलेरिया रोग के जीवाणु का वाहक होता है मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है हैजा, खसरा, मलेरिया, डिप्थीरिया? तो मलेरिया।
चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग में फैलने वाला मुख्य कारक क्या है? संक्रामक रोग से फैलने वाला मुख्य कारण है जल, मौसम, वायु, रोगजनक जीवाणु। तो संक्रामक रोग के फैलने का मुख्य कारण है, संक्रामक रोग का फैलने का मुख्य कारण क्या है? यह है रोगजनक जीवाणु। क्या है? रोगजनक जीवाणु। जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करती है, नष्ट कर देती है, गर्म कर देती है या बढ़ा देती है। तो जल शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है जी। क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए आगे, अमाशय की दीवार से क्या निकलता है? अमाशय के दीवार से क्या निकलता है? कि क्लोम रस, पाचन रस, लार या पसीना। तो अमाशय की दीवार से क्या निकलती है? तो अमाशय की दीवार से क्या निकलती है जी? पाचक रस निकलती है। अमाशय दीवार से क्या निकलती है? पाचक रस। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में 206 होती है। अब बच्चा कहेगा तो क्या कहेगा? अगर बच्चा कहता है, तो 208, और नवजात शिशु कहेगा तो लगभग 300 नवजात शिशु कहेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है जी? तो हीमोग्लोबिन में आप लोग को फेरस में लोहा पाया जाता है धातु के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का किसने अध्ययन किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन क्या विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रुधिर दबाव मापक यंत्र कहलाता है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कहलाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? रक्त दबाव मापते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार। कितना? 70 से 72 बार। चलिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सी आवश्यकता चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, सोडियम या लोहा चाहिए? क्या हो जाएगा जी? इसमें से आप लोग को लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। चलिए अगर क्वेश्चन है कि रुधिर में O2 का मुख्य वाहक है, माने रुधिर में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक है हीमोग्लोबिन। क्या है जी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समांतर रूप में पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में। किसमें पाई जाती है? आरबीसी में। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और 1 लाइक तो बनता है यार, 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा हृदय की धड़कन को देखने के लिए, डॉक्टर द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य में उसके शरीर भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो उसका शरीर का 7% रक्त होता है जी। कितना परसेंट? 7% रक्त होता है। प्रत्येक समान व्यक्ति में शरीर में कितना रक्त होता है? कितना लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर किस स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्तचाप निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो 120/80 होता है जी। कितना होता है? 120/80 होता है रक्तचाप। चलिए, किस ब्लड ग्रुप के लोग सब लोगों को खून दे सकता है? सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है तो ओ को, और सर्वग्राही कहेंगे तो ए बी को। किसको कहेंगे? तो ए बी को। रुधिर को पीएच मान में, रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। रक्त एक क्या है जी? क्षारीय है। रक्त क्या है? क्षारीय है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगला है कि रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है, मानव शरीर के तापमान को स्थिर रखना, अंतः अंगों को बहते रखना, त्वचा को लाल रंग देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से रुधिर का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रुधिर का महत्वपूर्ण है मानव शरीर के तापमान को स्थिर रखना। मानव शरीर का तापमान को क्या करना? स्थिर रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है।
लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन कितना होता है जी? 120 दिन। अगर डब्ल्यू का कहता है, डब्ल्यू का जो श्वेत रक्त कण होता है इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में स्थित क्रेनियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में स्थित क्रेनियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल हड्डियों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 गो। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पेशियों में थकान किसके कारण होता है? पेशियों में थकान होता है लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाने के कारण। मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार उगते हैं जी? तो मनुष्य में एक बार उगने वाला दांत जो होता है आप लोग को है, वो आप लोग का है 12 गो। कै गो है? 12 गो। दोबारा टूट के कै गो जमता है? तो 20 गो। चलिए आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ऐसा के लेकर मैं आते रहता हूँ। और अपने ग्रुप में क्या करिएगा? शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग दोस्त है जो भी है हित परिवार है उसको भी ऐसा बेनिफिट मिल सके। मनुष्य की कितने दांत जीवन में 2 बार जमते हैं? तो 20 गो। लोग बताए थे 20 गो। किस प्राणी की दृष्टि सबसे तेज होती है? तो इसमें सबसे अधिक दृष्टि तेज होने वाला प्राणी हो जाएगा आपको, सबसे दूर ऊंचाई पहुंचने वाला जानवर होगा वही जो तुम्हारा हो जाएगा, उसका दृष्टि क्या हो जाता है? सबसे तेज होता है। सबसे ऊंचे उड़ता है जी गिद्ध। चलिए आगे है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है कौन? शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या क्रेत? इनमें कौन है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसे कहते हैं जी? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, वो जो मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि भी है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य में गर्भकाल कितने होते हैं? 9 महीने का होता है। कितना महीने का? 9 महीने का गर्भकाल होता है, 9 महीने का। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण के जाए जाते हैं साइटोप्लाज्मा द्वारा, प्रोटोप्लाज्मा, क्रोमोसोम या केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा जाता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। एक वर्धांता व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं की जाती है? लाल और हरा। लाल और हरा की पहचान उससे नहीं होता है। प्रधानता व्यक्ति कलर ब्लाइंड इसको कहा जाता है। चलिए आगे है, हीमोग्लोबिन हीमोफीलिया में है। हीमोफीलिया में क्या होता है जी? तो हीमोफीलिया में आप लोग को होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है, जो कि विटामिन के की कमी से होता है। किसके? विटामिन के की कमी से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रोग संक्रामक रोग है? कौन सा एक रोग संक्रामक रोग है? यह मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशियोरकर। इनमें कौन एक संक्रामक रोग है? तो इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग हो जाएगा? तो मलेरिया, मच्छर काटने से होता है जी। चलिए डिप्थीरिया रोग का संबंधित है। डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है? डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो कंठ को, गला को। डिप्थीरिया किसको कहता है? गला को। पीलिया रोग संबंध शरीर किस अंग को होता है? पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। किसको जी? यकृत को। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? तो फंगस के द्वारा होता है जी। किसके? फंजाई के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायरस नामक रोगाणु में फैलने वाला रोग है। वायरस नामक जीव रोगाणु में फैलने वाला रोग है, तो ये है ये चेचक। कौन फैलता है जी? चेचक जो होता है किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस से द्वारा फैलने वाला एक रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा रोग होता है। ट्रेकोमा रोग किस के द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंदी द्वारा या जल द्वारा? तो ट्रेकोमा आँख को प्रभावित करने रोग है जी। किसका है जी? आँख को प्रभावित करने रोग है, जिसको वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। कौन सा रोग कैंसर है? में कौन सा रोग कैंसर है? एजाइमस, पीलिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया। इनमें कौन सा रोग कैंसर है? तो इसमें से आप लोगों को सी ल्यूकेमिया कौन हो जाएगा जी? ल्यूकेमिया, जो कौन है? कैंसर है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित है किससे?
कैंसर किससे संबंधित है? तो कैंसर आप लोग को हो जाएगा कि ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से ट्यूमर का निर्माण करता है। कैंसर किससे संबंधित है? ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से ट्यूमर का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग के नियंत्रण करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? और आप लोग को मधुमेह रोग हो गया है, चाहे किसी को हो गया है, तो कौन सा इसको नियंत्रण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इंसुलिन। क्या हो जाता है जी? इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है जी? रेबीज हो जाता है। क्या जाती? रेबीज बीमारी हो जाती है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया, या लोहा कमी से भी हो जाता है। खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है जी? खेसारी की दाल आप लोग खाते हैं ना, या खाते होंगे, तो कौन सा रोग होता है? लेंथाइनिज्म, मधुमेह, पेचिस या पीलिया। तो इनमें से कौन सा रोग हो जाए तो खेसारी खा लोग खाने से होता है? लेथाइनिज्म, रिज्म, लेथाइरिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है जी? तो आप लोग बीसीजी जो नवजात शिशु होता है उसको कितने दिनों के बाद लगाया जाता है? तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि तुरंत लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका कि पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एंटीबायोटिक, सल्फा औषधि, एंटीजन या एंटीबॉडी के अंतर्गत आता है। तो पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो पेनिसिलिन आप लोग को आ जाएगा एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है। पपीते के मुख्य कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सबसे पपीता में सबसे मुख्य रूप से कौन पाया जाता है? तो ए। पके हुए आम में भी ए। ऐसे विटामिन तो सब पाया जाता है किसमें? पपीते में। नींबू में कौन सी अम्ल पाए जाते हैं? तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं जी। कौन सी? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं किसमें? तो नींबू में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? इनमें से कौन सा है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है? तो आंवला में। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट क्या है जी? हाइड्रोफाइट हाइक। हाइड्रोफाइट एक समुद्री जंतु है, एक जलीय पौधा है, एक पौधे का एक रोग है, एक जल जनित पौधा है। तो हाइड्रोफाइटा पौधे एक जलीय पौधा है जी। क्या है जी? एक जलीय पौधा है, क्योंकि बिना मिट्टी का भी उग सकता है। कौन? जलीय पौधा कौन है? हाइड्रोफाइटा। चलिए लौंग प्राप्त होता है किससे? लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है। किससे? पुष्प कली से। प्रकाश संश्लेषण मुख्य होती है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसमें होती है? रात्रि में, दिन रात्रि दोनों में, दिन में या रात्रि में या दिन में? तो सिर्फ दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है जी? तो सिर्फ दिन में ही होती है। चलिए पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी हम लोग को प्राप्त होता है तना से। किसे? तना से। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक वलयों को संख्या के आधार पर, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर इसकी आयु ज्ञात की जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या चाहिए? CO2। पुष्प के जनन अंग है, पुष्प के जनन अंग है पुमंग और जायंग। कौन है जी? पुमंग और जायंग। चलिए अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया। और सबसे छोटा क्या है? तो बुल्फिया। क्या जी? बुल्फिया। सबसे छोटा है तो बुल्फिया, और सबसे बड़ा है तो रेफ्लेशिया। चलिए प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलती है जी। किससे निकलती है? जल से।
पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है आप लोग को इसके सींग पर छल्ले गिनकर, सींग पर जो छल्ला होता है ना गोले गोले, उसको गिन करके उसकी उम्र ज्ञात की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ। एक लाइक कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, सब इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या कुक्कुट पालन। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से है। किसे? मधुमक्खी पालन से। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। किसे जी? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपको झींगा उत्पादन से संबंधित है। किसके है जी? झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है जी? तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सॉरी सोनपुर में। कहाँ लगता है जी? सोनपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है जी? तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भैंसों के विकास से, भेड़ों के विज्ञान से, उर्वरकों से या सूरों के विकास से। तो उर्वरकों से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ जी? तो बरेली में। कहाँ है जी? बरेली में। लाल क्रांति किससे है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे है? मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। दूध का घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व किस यंत्र जाता है? लैक्टोमीटर से। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक पशु पाया जाता है सॉरी। क्वेश्चन है कि ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है जी? ऊँट जो होता है उसका काम क्या है? ऊँट के जो अंदर कुबड़ हुआ है तो वसा में संग्रहण के लिए, वसा के संग्रहित करने के लिए ऊँट अपना कुबड़ काम करता है। श्वेत क्रांति किस संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हो जाएगा आप लोग का दूध उत्पादन से। किसे? दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किस समय आया था? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसके? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है सॉरी, दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है जी। कौन स्थान है? प्रथम स्थान है। ऑपरेशन फ्लड किस संबंधित है जी? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आप लोग है दूध उत्पादन संबंधित है। दूध को किस तापमान पर पश्चरण की जाती है? तो 62 डिग्री सी पर। कितना पर? 62 डिग्री सी पर की जाती है 30 मिनट तक। कितना तक? 30 मिनट तक। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित की जाती है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान आप लोग को स्थित है करनाल में। कहाँ है? करनाल में। चलिए आगे क्वेश्चन है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ऊन के लिए जो पशु पश्मीना है वो एक क्या है? तो एक प्रकार क्या है? जो बकरी है चाहे बकरी है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आप लोग का देहरादून में। कहाँ है जी? देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं के लिए ऐंठन किसकी कमी से होता है? नवजात शिशु का ऐंठन किसकी कमी से होता है? तो नवजात शिशु का ऐंठन किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से होता है। निम्न में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इनमें कौन सा रोग होता है
जो बैक्टीरिया से होता है, जो जीवाणु से होता है जी, वो है तपेदिक। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। विटामिन डी का क्या स्रोत है? तो सूर्य के प्रकाश। विटामिन किस कमी से होता है? रतौंधी रोग। तो ए विटामिन ए कम से कौन सा होता है? रतौंधी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क से पाया जाता है जी, आप लोग बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है जी। क्या है? यकृत। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। किसको किया जाता है? कॉर्निया को। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आप लोग के लिए आता है। सभी पढ़ते हुए तो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और 1 लाख जरूर बनता है जी। इनमें से कौन सा परीक्षा इनमें से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? ऑस्ट्रिच। विकल्प कहते हैं। किस द्विबीजपत्री पौधे के फल भूमि के नीचे पाए जाते हैं जी? द्विबीजपत्री में कौन है जो भूमि के अंदर पाया जाता है? आलू नहीं, गाजर, मूंगफली या प्याज? ये हो जाएगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन है? सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन है हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पौधे कौन सा भाग श्वसन करता है जी? कौन सा श्वसन करता है? तो पत्तियाँ। कौन करता है? पत्तियाँ। इनमें से रेशेदार में कौन से पौधे तने का उत्पादन नहीं होता है? इनमें से कौन है जो ताना से प्राप्त नहीं होता? सन, पटसन, जूट या कपास? कपास बीज से प्राप्त होता है पौधे के। सिनकोना के पौधे के किस भाग से पुनः प्राप्त होता है? तो छाल से प्राप्त होता है। किसके जी? तने की छाल से। चलिए, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप लोग अगर सब क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।